वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो भाई? सब लोग कैसे हो भाई? बताओ जल्दी। सब लोग बढ़िया हो ना? गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सबको, राम राम। और सब अच्छे हो? तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 चल रहा है आपका मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम। तो मैंने इसमें आपको पाचन अंग कंप्लीट करा दिए और पिछली क्लास में मैंने आपको पाचन ग्रंथि थी वो कंप्लीट करा दिए, ठीक है ना। तो पाचन ग्रंथि आपकी कंप्लीट हो गई है, पाचन अंग आपके कंप्लीट हो गए। इसका मतलब जो पाचन तंत्र है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सिर्फ एक टॉपिक रह गया है कि भोजन का पाचन कैसे होता है, कि हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है वो पूरा प्रोसीजर है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो उसके बाद आपका पाचन तंत्र है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके ठीक है। तो फिर पाचन तंत्र का जो टॉपिक लास्ट रह गया है कि भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है मानव तंत्र। मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम, ठीक है। इसमें चल रहा है आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन अंग मैंने आपको करवा दिए हैं, पाचन ग्रंथि मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। तो आज लास्ट इसका जो टॉपिक बच रहा है वो है कि भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है। अब इसमें भोजन का पाचन से मतलब है कि हमें पूरी प्रक्रिया हमको पता होनी चाहिए कि जो पाचन तंत्र है वो किस प्रकार से पूरी तरह से वर्क करता है। जो अंग है और अंग के साथ जो ग्रंथियों हैं, ग्रंथियों के जो एंजाइम उनसे स्रावित होते हैं तो वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार से हमारा भोजन का पाचन होता है। और पचे हुए भोजन के अपशोषण के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसका हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। तो यह पूरी प्रक्रिया पाचन तंत्र के अंदर आती है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो इसकी शुरुआत कैसी होती है, सबसे पहले मोटा मोटा आपको बता देता हूं। हमने भोजन किया तो पाचन की सबसे पहले शुरुआत हुई मुख से, ठीक है। मुख के बाद जो हमारा पचा हुआ भोजन है तो मुख में जितना पाचन हो जाता है उसके बाद वो जाता है ग्रसनी में। कहां पे? ग्रसनी। ग्रसनी क्या बोलते हैं? फेरेंक्स बोलते हैं। ग्रसनी के बाद ये ग्रासनाल से होकर निकलता है, ग्रासनाल। ग्रासनाल क्या बोलते हैं? एसोफेगस। एसोफेगस बोलते हैं। ग्रासनाल के बाद ये आगे कहां जाता है? ये आगे जाता है आमाशय में। कहां पर? आमाशय यानी कि स्टोमक। ओके। आमाशय के पाचन के बाद ये आमाशय के बाद जाता है छोटी आंत में। तो सबसे पहले छोटी आंत का पहला हिस्सा आता है ग्रहणी। ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम, ठीक है। तो भोजन का अधिकांश जो पाचन होता है कहां पे होता है? ग्रहणी में होता है। ग्रहणी के बाद छोटी आंत का और कौन सा हिस्सा होता है? ये होता है अग्रछुदांत, जेजोनम, अग्रछुदांत। अग्रछुदांत के बाद आता है छुदांत्र। कौन सा? छुदांत्र। छुदांत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है इलियम कहलाता है। तो आमाशय में भोजन आया, ठीक है। भोजन का पाचन हुआ ग्रहणी में। ग्रहणी द्वारा जो पाचित किया गया भोजन है उस भोजन में से आवश्यक पोषक तत्वों का अपशोषण अग्र छुदांत और छुदांत के द्वारा कर लिया जाता है। ओके। इसके बाद छुदांत से यह भोजन आगे बढ़ता है किसमें? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में। बड़ी आंत में इस बचे हुए भोजन का पाचन होता है और इसमें से जल एवं खनिज लवण का अपशोषण कर लिया जाता है। किसका? जल एवं खनिज लवण का अपशोषण कर लिया जाता है। और इसके बाद ये भोजन लास्ट में इकट्ठा हो जाता है मलाशय में। किसमें? मलाशय में। और मलाशय में जो भोजन इकट्ठा होता है वो कैसा भोजन रहता है? अपचित, ये अपाचित भोजन होता है। इसके साथ ही होता है अनअवशोषित, अनअवशोषित यानी कि अब इस भोजन में से ना तो कुछ पचेगा और ना ही अवशोषित होगा। तो ये ऐसा भोजन क्या कहलाता है? अपशिष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अपशिष्ट। तो इस अपशिष्ट को ठोस के रूप में कहां पे इकट्ठा कर दिया जाता है?
मलाशय में इकट्ठा कर दिया जाता है। किसमें? मलाशय में। और तंत्र का आवेग के द्वारा, ठीक है, तंत्र का आवेग के द्वारा इस मलाशय के द्वार खुल जाते हैं, यानी कि मल द्वार के द्वारा इस अपशिष्ट को कहाँ निकाल दिया जाता है? शरीर से बाहर, यानी कि उत्सर्जित कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया है जो हम भोजन करते हैं मुख से, तो मुख से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है? मल द्वार पे जाके खत्म हो जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में काम आने वाले अंग और ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। और इस पाचन तंत्र के द्वारा भोजन का पाचन होता है। कैसे हुआ? मुख से भोजन का पाचन स्टार्ट होता है, आगे भोजन ग्रसनी में जाता है, फिर ग्रसनाल में जाता है, फिर आमाशय में, आमाशय के बाद जाता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत के 3 पार्ट हो गए। ये क्या है? छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद लास्ट में खाया जाता है मलाशय में। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, ठीक है, और साथ में पचे हुए भोजन का अपशोषण भी होता है। और इस भोजन में से कुछ बचता है, वो बड़ी आंत में जाके जल एवं खनिज लवण का अपशोषण हो जाता है, ठीक है। जब भोजन में कुछ बचता नहीं है, यानी कि जब भोजन अपाचित होता है, ना तो अब भोजन को पचाया जा सकता है और अनअपशोषित ना ही भोजन में से कुछ अवशोषित किया जा सकता है। ओके, तो उसके बाद ये भोजन जो अपशिष्ट रहता है, यानी कि जो भोजन है वो किसके रूप में हो गया? अपशिष्ट के रूप में हो गया। तो अपशिष्ट यहाँ पे ठोस के रूप में होता है और वो किस में इकट्ठा रहता है? मलाशय में इकट्ठा रहता है। मलाशय के बाद मल द्वार के द्वारा इस अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, पाचन तंत्र की प्रक्रिया है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है और इसमें कौन कौन से अंग और कौन कौन सी ग्रंथियां शामिल होती हैं, मैंने वो आपको पढ़ा दिया है। इसके साथ ही मैंने आपको एंजाइम के बारे में बता दिया है कि कौन कौन से एंजाइम क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको और अच्छे से डिटेल से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ। ओके, समझ में आ गया ना कि स्टार्टिंग कैसे होती है, लास्ट कहाँ पे होता है, ये पूरी प्रक्रिया कैसे संभव होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं और इसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो अब डिटेल से देखते हैं कि भोजन का पाचन कैसे होता है। किसका? भोजन का पाचन, ठीक है। मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया था, अब देखते हैं डिटेल से कि भोजन का पाचन कैसे होता है। तो भोजन का पाचन है, ये 2 प्रकार की क्रियाओं के द्वारा होता है। कौन कौन सी? यांत्रिक क्रियाएं और रासायनिक क्रियाएं। यांत्रिक होती है, मैकेनिकल होती हैं, मैकेनिकल रिएक्शन होती हैं, और जो रासायनिक होती है वो क्या होती है? केमिकल होती हैं, ठीक है। यांत्रिक क्रियाएं जैसे जब मुंह में भोजन खाते हैं तो चबाते हैं ना दांतों से, ठीक है, तो वो कौन सी हो गई? यांत्रिक क्रियाएं। और आगे जाके भोजन जो एंजाइम्स के द्वारा, जो रसों के द्वारा जो भोजन का पाचन होता है, वो कौन सी होती हैं? वो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। आ गया समझ? तो भोजन के पाचन में पाचन अंग और पाचन ग्रंथियों का एक अहम रोल होता है, ठीक है। किसका? पाचन अंग और पाचन ग्रंथियां, ये दोनों मिलके क्या स्रावित करते हैं? ये दोनों मिलके एंजाइम स्रावित करते हैं, ठीक है। तो हमारे भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को जो ये एंजाइम होते हैं क्या काम करते हैं? उनका सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। ये उनको सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, ठीक है। भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को ये एंजाइम सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, जैसे कि एमिलेज क्या है? एमिलेज ये किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड क्या होता है? स्टार्च का पाचन करता है, एमिलेज है। और एमिलेज के साथ और कौन सा है? सुक्रेज है। सुक्रेज क्या काम करता है? सुक्रेज होता है वो सुक्रोज जो शर्करा को किसमें परिवर्तित कर देता है? यह सुक्रोज को किसमें परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। ओके, एक होता है माल्टेस एंजाइम। कौन सा? माल्टेस। यह क्या काम करता है? यह कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज कर देता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट को यह माल्टोस में चेंज कर देता है। किसमें? माल्टोस में, ठीक है। आ गया समझ? तो ये एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन का काम करते हैं। इसके साथ ही प्रोटीन का पाचन कौन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है जो पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन
ठीक है। एक होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और एक होता है काइमोट्रिप्सिन। मैंने आपको कल बताया था इनके बारे में, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये एंजाइम किसका पाचन करते हैं? ये एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। और इसके साथ ही वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन करता है लाइपेज एंजाइम, लाइपेज। और जो न्यूक्लियेज होते हैं, कौन से? न्यूक्लियेज। तो न्यूक्लियेज का पाचन कौन करता है? न्यूक्लियोटाइडेज। कौन? न्यूक्लियोटाइडेज करता है, ठीक है। तो ये जो पाचन अंग और पाचन ग्रंथियों में पाए जाने वाले एंजाइम है जो भोजन के पाचन के लिए अति आवश्यक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले हैं एमिलेज, सुक्रेज और माल्टेज, ठीक है। प्रोटीन का पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ऐसे ही वसा का करता है लाइपेज, और न्यूक्लियोएजेज का जो पाचन करता है वो करता है न्यूक्लियोटाइडेज। अगर समझ, इसमें जो सुक्रेज एंजाइम होता है ये क्या काम करता है? ये सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और माल्टेज एंजाइम होता है ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो ये हो गए एंजाइम। आप देखते हैं कि भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है? तो भोजन का पाचन स्टार्ट होता है मुख से। कहां से? मुख से। तो भोजन को गीला करना, भोजन को गीला करना, ठीक है, यानी कि लार के द्वारा चिपचिपा करना, लार के द्वारा चिपचिपा बनाना, चिपचिपा बनाना। यह कार्य कहां पे होता है? यह कार्य होता है मुख गुहा में। किसमें? मुख गुहा में। इसको क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी। क्या? माउथ कैविटी, ठीक है। तो मुख गुहा में जो भोजन होता है उस भोजन को गीला किया जाता है और लार के द्वारा चिपचिपा किया जाता है, जिससे क्या होता है भोजन का जो पाचन का स्टार्टिंग होती है वो यहीं पे हो जाती है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। तो सबसे पहले स्टार्च का पाचन होगा। तो स्टार्च का कम से कम 30% पाचन होता है वो मुख गुहा में, यानी कि माउथ कैविटी में हो जाता है, ओके। उसके बाद लार के द्वारा जो भोजन होता है, लार के द्वारा भोजन को एक बोलस के रूप में, ठीक है, एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में बांध लिया जाता है। तो वो भोजन आगे जाके ग्रसनी और ग्रसनाल से किसमें पहुंच जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है, और उसको इस प्रकार से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। आगे समझ। तो ये भोजन है वे बोलस के रूप में, किसके रूप में? बोलस। बोलस क्या होता है? चिपचिपा जो भोजन होता है उसकी लुगदी होती है। तो ये बोलस के रूप में किसमें जाता है? ग्रसनी में जाता है, यानी कि फेरिंग्स में जाता है। और ग्रसनी से किसमें जाता है? ग्रसनाल में जाता है, ग्रसनाल यानी कि एसोफेगस में जाता है। और ग्रसनाल की भित्तियों के क्रेमाकुंचन गति के कारण, किसके द्वारा? क्रेमाकुंचन गति, क्रेमाकुंचन गति, इसको बोलते हैं पेरिस्टल्सिस। क्या? पेरिस्टल्सिस। तो क्रेमाकुंचन गति के कारण यह भोजन है ग्रसनाल से किसमें पहुंच जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है। किसमें? आमाशय, ठीक है। यह भोजन अब पहुंच गया आमाशय में। तो आमाशय में 3 प्रकार के स्राव होते हैं। कौन कौन से स्राव होते हैं? एक होता है म्यूकस, दूसरा होता है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, और तीसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये तीनों क्या काम करते हैं? ये आमाशय में भोजन का पाचन स्टार्ट करने का काम करते हैं, ओके। इसके बाद ये भोजन होता है वो किसमें पहुंच जाता है? आमाशय के बाद ये भोजन पहुंच जाता है छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में, ठीक है। ये जो म्यूकस होता है ये श्लेष्मा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। जो हमारी गर्दन में जो श्लेष्मा कोशिका होती हैं उनके द्वारा म्यूकस का स्रावन होता है। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन होता है, ये क्या काम करता है? ये HCl के वातावरण में सक्रिय हो जाता है, और जो क्या करता है ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है, ये अपने आप को किसमें चेंज कर लेता है? ये अपने आप को पेप्सिन में चेंज कर लेता है। किसमें? पेप्सिन, पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम क्या काम करता है? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। किसमें? यह प्रोटीन का अपघटन करने का काम करता है। किसमें? प्रोटीन का अपघटन। तो यह प्रोटीन का अपघटन करने का काम करता है, यानी कि प्रोटीन को किसमें चेंज कर देता है? यह प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है,
ओके, आ गया समझ। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तो यह ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। कौन सी कोशिकाएं? ऑक्सेंटिक सेल होती हैं। ऑक्सेंटिक सेल के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किया जाता है। ठीक है, आ गया समझ। इसमें एक एंजाइम और दे रखा है। कौन सा एंजाइम? यहाँ पे लिख देता हूं, रेनिन एंजाइम दे रखा है। कौन सा? रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम, तो रेनिन एंजाइम किस में पाया जाता है? ये शिशुओं में पाया जाता है, नवजात शिशुओं में यानी कि बच्चों में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? यह दुग्ध प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। कौन सा प्रोटीन? दुग्ध प्रोटीन के पाचन में सहायक है। पाचन में सहायक। तो रेनिन एंजाइम किस में पाया जाता है? यह बच्चों में पाया जाता है, जो दुग्ध प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो आगे आमाशय में भोजन कुछ समय तक ठहरता है। ठीक है, और उसके बाद आमाशय के भोजन को कहां पहुंचा दिया जाता है? छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है। कहां पे? छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है। तो छोटी आंत का जो हिस्सा होता है गहरी यानी कि ड्यूडेनम, तो उसमें भोजन के जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनका सबसे ज्यादा पाचन कार्य किया जाता है। ओके, उसके बाद छोटी आंत के दूसरे हिस्से अग्र क्षुदांत और क्षुदांत यानी कि जेजेनम और इलियम में रेहड़ी द्वारा पाचित किए गए भोजन के जो पोषक तत्व हैं उनका अपशोषण कर लिया जाता है। ओके, तो इनका अपशोषण करने के बाद यहीं से ही उस अपशोषित पदार्थों को रक्त के द्वारा सप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि भेज दिया जाता है, यानी कि रक्त द्वारा उन अपशोषित पदार्थों का अपशोषण कर लिया जाता है। इसके बाद यह भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है और इस भोजन का थोड़ा बहुत पाचन किया जाता है। बड़ी आंत का प्रमुख कार्य होता है भोजन में से जल एवं खनिज लवण का अपशोषण करना। तो यहाँ से भोजन में से जल एवं खनिज लवण का अपशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ भोजन होता है यानी कि अपाचित और अनअपशोषित भोजन को आगे बड़ी आंत से मलाशय में भेज दिया जाता है। कहाँ पे? मलाशय में भेज दिया जाता है। तो मलाशय में यह अपशिष्ट के रूप में, ठोस के रूप में रहता है और तंत्रिका प्रतिवर्ती यानी कि न्यूरल रिफ्लेक्स के द्वारा इस अपचित यानी कि अपशिष्ट जो भोजन बचा रहता है इसको मल द्वार से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो मैंने आपको पहले ये मोटे रूप में समझाया था, आपको डायरेक्टली समझाया था कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, क्या प्रक्रिया होती है, कौन से अंग और कौन सी ग्रंथियां क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से एंजाइम का श्रावण किया जाता है और वो एंजाइम किस प्रकार से भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा पाचन तंत्र है वो कंप्लीट हो गया है। आपका अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक खत्म करते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको नेक्स्ट क्लास की अपडेट आपको मिल जाए। ओके, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लड़के और कैंडिडेट, ठीक है, जो 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, जो अभी स्कूल ना खुलने की वजह से अपनी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं, तो वो वीडियो देखें और आराम से अपनी पढ़ाई घर बैठे करें। ओके, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बाहर अनावश्यक दौड़ना ठीक नहीं है। बाहर कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना एक महामारी चल रही है। ठीक है, तो इसकी बजाय घर में रहिए, घर पे रहकर आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।